नमस्कार, मैं अंतर्यामी कौशिक बीएससी भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर एल्गी लाइकेन व ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इस पेपर की पहली और दूसरी यूनिट पूरी कर ली है। तीसरी यूनिट में एक्टोकार्पस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एक्टोकार्पस के वर्गीकरण, कोशिका संरचना, तंतु की संरचना और अलैंगिक जनन के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम एक्टोकार्पस में लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्टोकार्पस की अधिकांश जातियां एनआइसोगैमस हैं। इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है इट इज ऑफ बोथ आइसोगैमस एंड एनआइसोगैमस टाइप. Anisogamy may be two types: morphological anisogamy and physiological anisogamy. These are produced inside the plurilocular gamitangia. अधिकांश जातियां एनआइसोगेमस होती हैं। एक बार अंतर मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं आइसोगेमस और एनआइसोगेमस में। आइसोगेमस यानी कि समयुग्मकी, इसका अर्थ था नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार में, संरचना में और क्रिया में मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली एक दूसरे के समान होते हैं। आप देख करके दोनों में विभेद नहीं कर सकते कि कौन सा युग्मक नर युग्मक है और कौन सा युग्मक मादा युग्मक है। अगर इस प्रकार के नर व मादा युग्मक पाए जाते हैं तो उस प्रकार के जनन को समयुग्मकी या आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनआइसोगेमी में जो नर युग्मक और मादा युग्मक है वे आकार में भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों चल प्रकार के होते हैं। चल यानी कि मोटाइल, अर्थात दोनों युग्मकों में, नर व मादा युग्मकों में कशाभिका या फ्लैजिला पाई जाती है। जो नर युग्मक है वो आकार में छोटा होता है, मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है, या दोनों समान आकार के होते हैं, लेकिन जो क्रियाविधि है वो दोनों की अलग अलग होती है। इस प्रकार के जनन को एनआइसोगेमी या असमयुग्मकी कहते हैं। अधिकांशतः इसमें मादा युग्मक आकार में बड़ा और सुस्त, स्लो होता है, जबकि नर युग्मक आकार में छोटा व तेज या फास्ट होता है और वो तेजी से तैरता हुआ मादा युग्मक तक पहुंचता है। और तीसरा था हमारे पास में विषम युग्मकी, जिसमें हमने बताया था जो मादा युग्मक है वो नॉन मोटाइल होता है, अचल प्रकार का होता है, और नर युग्मक जो है चल प्रकार का होता है और वह चलकर मादा युग्मक तक जाता है। तो इस प्रकार लैंगिक जनन तीन प्रकार का हो गया। एक्टोकार्पस में ये एनआइसोगेमस और आइसोगेमस दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जो एनआइसोगेमी है उसे फिर हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक एनआइसोगेमी जो मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजिकल का अर्थ आकारिकी के आधार पर है। जो मादा युग्मक होगा वो आकार में बड़ा होगा और जो नर युग्मक होगा वो आकार में छोटा होगा। तो आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। दूसरी एनाइसोगेमी है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी या क्रियात्मक असमयुग्मकी। क्रियात्मक असमयुग्मकी में एक युग्मक मादा के रूप में व्यवहार करता है, बिहेव करता है, और दूसरा युग्मक नर के रूप में व्यवहार करता है, लेकिन उन्हें बाहर से देखकर आप यह नहीं बता सकते कि ये मादा है और ये नर युग्मक है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की असमयुग्मकी एक्टोकार्पस में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे युग्मकों के बारे में। युग्मक व युग्मक धानियाँ हमने पीछे पढ़ा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में, जो यूनिलोक्यूलर गैमिटेंजिया थे, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम थे, जो बीजाणुधानियाँ थी एक कोष्ठकी, उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित प्रकार की कोशिकाएं बनी और अगुणित स्पोर्स बने, बीजाणु बने। उनसे विकसित होने वाले अगुणित पादप लैंगिक अंग में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, लैंगिक
जनन में वे पादप ही भाग लेंगे या उनमें ही लैंगिक जनन होगा जो अगुणित होंगे, जो अगुणित थैलस से बनेंगे। अब जो अगुणित थैलस हैं उन पर प्लूरिलोक्यूलर जूस्पोरेंजियम की भांति, बहुकोष्ठकी चल बीजाणुधानियों की भांति युग्मक धानियों का निर्माण होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से एक कोशिका बड़ी होगी, फिर उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होंगे 6 से 12, और उसके बाद में उसमें 20 से 40 लंबवत विभाजन होंगे, और लंबवत विभाजन होने के बाद में सैकड़ों की संख्या के अंदर कोशिकाएं बन जाएंगी। प्रत्येक कोशिका एक एक बीजाणु का निर्माण करेगी। तो इसी प्रकार से दो प्रकार की इसके अंदर युग्मक धानियाँ बनती हैं। एक युग्मक धानी के द्वारा बनने वाले जो युग्मक हैं वो नर के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरी युग्मक धानी के द्वारा बनने वाले युग्मक मादा के रूप में कार्य करते हैं। दोनों प्रकार की युग्मक धानियों में फिजिकली बाहरी रूप से, आकारी रूप से उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, कोई विभेद नहीं है। हाँ, लेकिन इनका निर्माण अगुणित थैलस पर होता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। इनके द्वारा बनने वाली सभी कोशिकाएं, चाहे वह नर युग्मक है चाहे वह मादा युग्मक है, वह अगुणित प्रकार की होंगी, यह आप ध्यान रखें। और अगुणित पादप का निर्माण सिर्फ उन बीजाणुओं के द्वारा हो रहा है जो एक कोष्ठकी बीजाणुधानी के द्वारा बन रहे हैं। तो ये हुई बात इनकी युग्मक धानियों के बारे में। अब प्रत्येक युग्मक जो नर है और मादा है वह आकार में एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन उनमें शरीर क्रिया के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। एक पादप से उत्पन्न सभी युग्मक नर के रूप में कार्य करते हैं, ये अधिक सक्रिय होते हैं। एक पादप से उत्पन्न युग्मक सभी मादा के रूप में कार्य करते हैं, ये कम सक्रिय अथवा निष्क्रिय होते हैं, और ये कम निष्क्रिय होने के कारण, कम सक्रिय होने के कारण तैरने में स्लो होते हैं, धीमे होते हैं। अब मेन जो डिफरेंस है, कौन सा युग्मक नर है कौन सा युग्मक मादा है, ये कैसे पता लगेगा? यह डिफरेंस हमें निषेचन के समय पता लगता है। निषेचन के समय एक युग्मक के चारों ओर बहुत से दूसरे युग्मक एकत्र हो जाते हैं। जो एक युग्मक जिसके चारों ओर बहुत से युग्मक एकत्र हुए हैं वह थोड़ा स्लो होता है और उसे हम मादा युग्मक कह देते हैं। जो सभी दूसरे युग्मक जो उसके चारों ओर एकत्र हुए हैं वे थोड़े एक्टिव होते हैं, उन्हें हम नर युग्मक कह देते हैं। सभी नर युग्मक जो एक मादा युग्मक के चारों ओर एकत्र हुए हैं अपने अगले लंबे कशाभिका एंटीरियर लॉन्ग फ्लैजिला के द्वारा मादा युग्मक से जुड़ जाते हैं, और एक ये चित्र में दिखाई हुई संरचना के समान एक ग्रुप बन जाता है, एक क्लम्प बन जाता है, एक बहुत सारा गुच्छा बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं, पूंजी भवन। ध्यान रखें, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लम्प फॉर्मेशन किस में पाया जाता है? क्लम्प फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन क्या है? क्लम्प फॉर्मेशन एक्टोकार्पस में निषेचन के समय बनने वाली वह संरचना है जिसमें एक मादा युग्मक चारों ओर से नर युग्मकों से घिरा रहता है, और प्रत्येक नर युग्मक अपने अग्र कशाभिका से एंटीरियर फ्लैजिला से मादा युग्मक से जुड़कर एक गुच्छे के समान संरचना बना लेता है। क्लम्प फॉर्मेशन के पश्चात किसी भी एक, ये जो इतने सारे नर युग्मक पड़े हैं इनमें से किसी भी एक नर युग्मक का अगला फ्लैजिला जिससे ये मादा युग्मक से जुड़े हैं वह कुंडलित हो जाता है, अचानक कुंडलित हो जाता है। संकुचित और कुंडलित होने के कारण वह नर युग्मक मादा युग्मक के पास आ जाता है, और नर युग्मक के मादा युग्मक के पास आने से दोनों युग्मकों में संलयन हो जाता है और एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखें, जो निषेचन है उसमें क्लम्प फॉर्मेशन या पूंजी भवन एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो एक्टोकार्पस में पाई जाती है, और इस क्लम्प फॉर्मेशन के कारण ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन में एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है, शेष सभी नर युग्मक पुनः स्वतंत्र कर दिए जाते हैं, और
जो नर युग्मक है वह मादा युग्मक से मिलने के बाद में एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है। यह द्विगुणित जायगोट कुछ समय तक अंकुरित नहीं होता और उसके पश्चात समसूत्री विभाजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, इस जायगोट में बहुत से द्विगुणित केंद्रक बनते हैं और यह द्विगुणित केंद्रक नए फिलामेंट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार जो फर्टिलाइजेशन है उसके पश्चात एक नए द्विगुणित पादप का निर्माण होता है। हमने शुरू में पढ़ा है द्विगुणित पादप यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम का निर्माण करेगा और उसके बाद में फिर पुनः जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो द्विगुणित पादप का निर्माण फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है और इस प्रकार जो एक्टोकार्पस है वह अपनी जीवन चक्र को पूर्ण कर लेता है। स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट देखें। प्रत्येक गैमीट की संरचना, गैमीट शोज फ्लैजिलम विद द यूकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। लाइफ साइकिल में देख लें आप, यहाँ पर यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम के द्वारा जो एक्टोकार्पस है वह अपना जीवन चक्र पूर्ण कर रहा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें। द इम्पॉर्टेंट फाइकोकोलॉइड्स एल्जिन एंड फ्यूकोडिन आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बियर, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, पेंट, शेविंग क्रीम्स, मेडिसिन्स एंड सोप्स एट्सेट्रा। धन्यवाद।